नमस्कार विद्यार्थियों, मुगल राजपूत संघर्ष के अंतर्गत आज हम बात करेंगे महाराणा सांगा की। मेवाड़ के प्रतापी शासक महाराणा संग्राम सिंह इतिहास में राणा सांगा के नाम से प्रसिद्ध है। वे 1509 में मेवाड़ के महाराणा बने। राणा सांगा के पिता राणा रैमल थे, जो मेवाड़ के महान शासक महाराणा कुंभा के पुत्र थे। राणा रैमल के तीनों पुत्रों पृथ्वीराज, जयमल और संग्राम सिंह के मध्य उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष हुआ। दूसरी तरफ इनका चाचा सारंगदेव भी मेवाड़ का राणा बनने की आकांक्षा पाले हुए था। इस संघर्ष का कारण रैमल द्वारा अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया जाना था। कुंवर पृथ्वीराज को इतिहास में उड़ना राजकुमार भी कहा जाता है, क्योंकि वह बहुत तेज घुड़सवार था। एक ज्योतिषी द्वारा संग्राम सिंह के राणा बनने की भविष्यवाणी किए जाने से कुंवर पृथ्वीराज नाराज हो गया और उसने राणा सांगा पर तलवार से हमला किया, जिससे उनकी एक आंख चली गई। अपने भाइयों के व्यवहार से दुखी होकर संग्राम सिंह अज्ञातवास में अजमेर के करमचंद पंवार की सेवा में चला गया। अंत में परिस्थितियों ने संग्राम सिंह का साथ दिया। जहाँ एक तरफ जयमल सोलंकियों के विरुद्ध युद्ध में मारा गया, वहीं दूसरी तरफ पृथ्वीराज धोखे से जहर खाने से मृत्यु को प्राप्त हो गया। इस प्रकार 1509 में रैमल की मृत्यु के बाद संग्राम सिंह मेवाड़ के महाराणा बने। 1509 में मेवाड़ का राणा बनने के बाद संग्राम सिंह ने अपने संरक्षक करमचंद पंवार को रावत या रावल की पदवी प्रदान की। राणा सांगा अपने पड़ोसी राज्यों को हस्तगत करने का पक्षधर नहीं था, वह तो केवल इन पर अपना प्रभाव स्थापित करना चाहता था। साथ ही उसने बूंदी तथा मारवाड़ के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर लिया। हालांकि उसने पड़ोसी क्षेत्रों को हस्तगत नहीं करने की नीति अपनाई, फिर भी मेवाड़ के खोए हुए प्रदेशों अजमेर व चाटसू को अपने राज्य में मिला लिया। राणा सांगा को अपने शासनकाल में मालवा, गुजरात, इब्राहिम लोदी और बाबर के साथ संघर्ष करना पड़ा। अब हम बात करते हैं राणा सांगा और मालवा की। राणा सांगा के मालवा के साथ संबंध शत्रुतापूर्ण थे। इस समय महमूद खिलजी द्वितीय मालवा का सुल्तान था। राजपूत सरदार मेदिनी राय की सहायता से यह मालवा का सुल्तान बना था। सुल्तान ने मेदिनी राय को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। इस कारण मुस्लिम अमीर सरदार नाराज हो गए। नाराज अमीरों के निमंत्रण पर गुजरात के सुल्तान ने दिल्ली के सुल्तान की सेना के साथ मांडू पर चढ़ाई कर दी। मेदिनी राय ने इस संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। परिणाम स्वरूप मांडू दरबार में उसका प्रभाव बढ़ गया। विरोधी अमीर महमूद खलजी द्वितीय को मेदिनी राय के खिलाफ भड़काने में कामयाब हो गए। सुल्तान ने गुजरात व दिल्ली की सेना के साथ मिलकर मेदिनी राय पर आक्रमण कर दिया। वह राणा सांगा की शरण में चला गया। राणा सांगा ने मेदिनी राय को गागरोन व चंदेरी के इलाके में जागीर देकर मालवा के विरुद्ध अपना सहयोगी बना लिया। मेदिनी राय को शरण दिए जाने से महमूद खलजी नाराज हो गया और उसने गागरोन पर आक्रमण कर दिया। राणा सांगा ने उसे पराजित करके बंदी बना लिया और चित्तौड़ ले आया। सुल्तान को बंदी बनाए जाने से प्रसन्न सांगा ने चारण हरिदास को चित्तौड़ का संपूर्ण राज्य दे दिया, लेकिन उसने केवल 12 गांवों की जागीर ही स्वीकार की। कुछ समय बाद राणा सांगा ने सुल्तान को रिहा कर दिया तथा जमानत के तौर पर एक शहजादे को मेवाड़ में रख लिया। सुल्तान ने राणा सांगा को रत्न जड़ित मुकुट तथा सोने की कमर पेटी भेंट की। निजामुद्दीन अहमद ने अपनी पुस्तक तबकाते अकबरी में सांगा द्वारा सुल्तान को रिहा किए जाने की प्रशंसा की है। अब हम बात करते हैं राणा सांगा के गुजरात के साथ संबंधों की। राणा सांगा के साथ गुजरात के संबंध ईडर को लेकर तनावपूर्ण थे, जो कि मेवाड़ व गुजरात की सीमा पर स्थित था। ईडर का अपदस्थ शासक रायमल राणा सांगा की शरण में आ गया था। राणा सांगा ने अपनी पुत्री का विवाह रायमल से कर दिया और अपनी सेना भेजकर भारमल को हटाकर रायमल को शासक
बना दिया। भारमल के पिता भीम ने गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह की अनुमति से ईडर पर अधिकार किया था, इसलिए वह सांगा से नाराज हो गया। सुल्तान ने ईडर के विरुद्ध निजामुद्दीन मुल्क व मलिक हुसैन के नेतृत्व में सैनिक अभियान भेजे, लेकिन वे हर बार सांगा से पराजित हुए। राणा सांगा मलिक हुसैन का पीछा करते हुए अहमदनगर तक पहुंच गया और वहां लूटकर चित्तौड़ आ गया। कुंभा के समय नागौर के मुस्लिम राज्य को मेवाड़ का करदाता बना लिया गया था। सुल्तान इसे भी स्वतंत्र कराना चाहता था। अपने पराजयों का बदला लेने के लिए मुजफ्फर शाह ने सोरठ के हाकिम मलिक एयाज व गुजरात के महमूद खलजी के साथ मिलकर मेवाड़ पर हमला कर दिया। सांगा का अधीनस्थ डूंगरपुर का रावल गज्जा गुजराती मुस्लिम सेना का सामना करते हुए मारा गया। मंदसौर में मुस्लिम सेना के पहुंचने की सूचना मिलते ही राणा सांगा विशाल सेना के साथ शत्रुओं का मुकाबला करने पहुंच गया। मेवाड़ की विशाल सेना को देखकर मलिक एयाज डर गया और राणा के पास संधि प्रस्ताव भिजवा दिया। इसके पश्चात कभी सांगा के साथ मेवाड़ पर आक्रमण करने का साहस नहीं किया। इसके अलावा राणा सांगा का दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी के साथ भी संघर्ष हुआ। इब्राहिम लोदी राणा सांगा का समकालीन शासक था। 1517 में सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान बना था। राणा सांगा ने अब तक अपना साम्राज्य बयाना भरतपुर तक फैला लिया था और दिल्ली सल्तनत के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया था। इब्राहिम लोदी और सांगा के बीच युद्ध अनिवार्य हो गया क्योंकि दोनों ही साम्राज्यवादी नीति के पोषक थे। इनके बीच में पहला युद्ध खातौली का युद्ध लड़ा गया। पहले खातौली बूंदी राज्य में आता था, वर्तमान में यह कोटा जिले में आता है। यह युद्ध 1517 में इन राणा सांगा और लोदी के मध्य लड़ा गया, जिसमें इब्राहिम लोदी हार गया। दूसरा युद्ध था बाड़ी का युद्ध। बाड़ी वर्तमान में धौलपुर जिले में है। खातौली की पराजय का बदला लेने तथा सांगा की शक्ति को कुचलने के लिए इब्राहिम लोदी ने मियां माखन के नेतृत्व में सेना भेजी। इस बार राणा सांगा और इब्राहिम लोदी की सेना के बीच आगरा के निकट बाड़ी में युद्ध लड़ा गया, जिसमें इब्राहिम की सेना फिर से परास्त हुई। इस युद्ध में विजय के साथ ही हिंदू शासकों में राणा सांगा की श्रेष्ठता स्थापित हो गई। राणा सांगा और बाबर के बीच इतिहास प्रसिद्ध खानवा का युद्ध लड़ा गया। 1526 में इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में पराजित करने के बाद बाबर दिल्ली का शासक बन गया था और उसने दिल्ली में मुगल वंश की स्थापना कर ली थी। बाबर साम्राज्यवादी नीति का पोषक था और उस समय राजपूताने में राणा सांगा सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। अतः इन दोनों के बीच में युद्ध होना अवश्यंभावी था। हालांकि बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में राणा सांगा पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया कि राणा ने इब्राहिम लोदी के विरुद्ध युद्ध में उसे सहायता का वचन दिया था, लेकिन सहायता नहीं की थी। परंतु यह आरोप बेबुनियाद है, क्योंकि राणा सांगा अकेले ही इब्राहिम लोदी को 2 युद्धों में परास्त कर चुका था, अतः उसे बाबर के सहयोग की आवश्यकता नहीं थी। खानवा के युद्ध से पहले इनके बीच में बयाना का युद्ध लड़ा गया। राणा सांगा ने पाती परवन प्रथा के तहत सभी हिंदू राजाओं को बाबर के विरुद्ध युद्ध के लिए आमंत्रित किया। उसने हिंदूपत यानी कि हिंदू प्रमुख की उपाधि धारण की। सांगा ने बयाना पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया। बयाना के दुर्ग रक्षक ख्वाजा मेहंदी हसन को मार भगाया। राजपूत सेना के बयाना पर भयंकर आक्रमण से बाबर की सेना में खलबली मच गई। बाबर के ज्योतिषी शेख मोहम्मद शरीफ की भविष्यवाणी कि भाग्य बाबर के विरुद्ध है ने भी मुस्लिम सेना का मनोबल तोड़ दिया। परंतु ऐसी स्थिति में बाबर ने हौसला नहीं खोया
और उसने अपने सैनिकों में उत्साह भरने के लिए जिहाद का नारा दिया, तमगा कर समाप्त कर दिया और शराब का सेवन न करने की शपथ ली। इसी के साथ वह हिंदू सेना को उलझाए रखने के लिए रायसन के सलहदी तंवर के माध्यम से सांगा से सुलह की बातचीत चलाता रहा। अब हम बात करते हैं इतिहास प्रसिद्ध खानवा के युद्ध की। यह युद्ध मार्च 1527 में लड़ा गया। बाबर ने खानवा के युद्ध में बारूद व तोपों के साथ तुलुकमा पद्धति व उस्मानी विधि का प्रयोग किया। उस्मानी विधि में 2 गाड़ियों के बीच व्यवस्थित जगह छोड़कर उसमें तोप रखकर चलाने की विधि होती है। राणा सांगा ने इस युद्ध में परंपरागत युद्ध शैली के हथियारों तीर, भाला, तलवार के साथ युद्ध में भाग लिया। मार्च 1527 को सुबह युद्ध आरंभ हुआ, जिसमें राजपूत सेना का पलड़ा भारी था, लेकिन इसी बीच सांगा के सिर में तीर लग जाने से वह बेहोश हो गए। राणा सांगा को युद्ध के मैदान से बाहर ले जाया गया और उनकी जगह सादड़ी के झाला अज्जा ने राजकीय छत्र धारण कर युद्ध का नेतृत्व किया। सांगा की अनुपस्थिति में राजपूत सेना का मनोबल टूट गया और वह पराजित हो गई। इस युद्ध में राजपूत सेना की तरफ से हसन खां मेवाती, झाला अज्जा, रैमल राठौड़, रत्न सिंह मेड़तिया आदि सामंत व राजा वीर गति को प्राप्त हुए। बाबर ने खानवा के युद्ध में विजय के उपरांत गाजी की उपाधि धारण की और राजपूत सैनिकों के सिरों की मीनार बनाई। इस युद्ध में मूर्छित हो जाने के बाद राणा सांगा को बसवा ले जाया गया, जहां होश में आने पर युद्ध का सारा हाल सुनकर वह बहुत दुखी हुए और वह बाबर से पराजय का बदला लेने के लिए चंदेरी जा रहे थे। तभी रास्ते में कालपी नामक स्थान पर उनकी तबीयत बिगड़ने से 30 जनवरी 1528 को राणा सांगा की मृत्यु हो गई। 46 वर्ष की युवावस्था में ही यह महान हिंदू शासक संसार से विदा हो गया। कालपी से उनका पार्थिव शरीर मांडलगढ़ लाकर उनका विधिवत अंतिम संस्कार किया गया। बसवा में राणा सांगा का चबूतरा है। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में राणा सांगा का स्मारक है, जो 32 खंभों की छतरी है। राणा सांगा के शरीर पर 80 घाव थे, इसलिए कर्नल टोड ने राणा सांगा को एक सैनिक का भग्नावशेष कहा है। इस प्रकार विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में हमने मेवाड़ के एक महान शासक राणा सांगा के बारे में पढ़ा। इस वीडियो में एक शब्द आया था पाती परवन प्रथा। इस प्रथा के अंतर्गत अनेक राजपूत सामंत व शासक युद्ध लेने के लिए राणा सांगा के साथ इकट्ठे हुए थे। उनमें से प्रमुख थे मारवाड़ का शासक मालदेव, आमेर का शासक पृथ्वीराज, ईडर का राजा भारमल, वागड़ का रावल उदय सिंह, सलूम्बर का रावत रत्न सिंह, देवलिया का रावत बाघ सिंह, बीकानेर के कुंवर कल्याणमल, सिरोही के अखिराज देवड़ा, सादड़ी का झाला अज्जा, ऊपरमाल का अशोक परमार, चंदेरी का मैदिनी राय, अजमेर के करमचंद पंवार और अफगान सरदार हसन खां मेवाती ने इस युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया था। इस प्रकार राणा सांगा मेवाड़ के एक महान शासक थे, जिन्होंने अपनी वीरता से पूरे राजपूताने का मस्तक ऊंचा किया था। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।